हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में पब्लिश हो चुका है और आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो नए राज एवं राजाओं के उदय में जो है हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके थे कि किस तरह से भारत में जो है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरह से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और वहां पे किस तरह से शासन व्यवस्था कायम हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के पार्ट 1 में राजपूतों के उदय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी कि जब भी आप पार्ट 2 को देखें तो ऑलरेडी जो चैनल पे पब्लिश हो चुका है पार्ट 1 उसको देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो महमूद गजनवी जो थे वो कौन थे? वो एक विदेशी आक्रमणकारी थे। तो कहाँ के वो थे? तो गजनी जो थे, गजनी नामक एक जगह के वहां के शासक थे। तो गजनी अब कहाँ है? आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था और एक तुर्क सरदार ने क्या किया था कि 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों ने क्या था कि एक महमूद नाम का भी एक व्यक्ति था और वो क्या कहता था गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। पता उसने क्या किया था कि मध्य एशिया के कुछ भागों जिसमें ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों को जीत लेना चाहता। तो वो क्या करता था, गजनी जो था एक बहुत छोटा सा राज्य था, उसको एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। कौन? महमूद नामक एक व्यक्ति। और उसको साम्राज्य बनाने के लिए उसने क्या किया कि वो उत्तर उत्तर मध्य एशिया का कुछ भाग था जिसमें क्या कहता था ईरान आता था और उप एशिया के जो थे उस उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से के जो पार्ट थे ना उसको जीत लेना चाहा। और सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने क्या किया कि उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से क्या थे संपन्न मंदिर थे। यानी कि उप महाद्वीप से यहाँ पे तात्पर्य है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा था उसको वो जीत लेना चाहता था। और 1010 से 1025 के बीच जो महमूद थे उन्होंने उत्तर भारत का सिर्फ उन्हीं उन्हीं नगर में शहर में आक्रमण किया जहाँ पे क्या था कि बहुत संपन्न मंदिर थे। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जब गुप्त राजाओं का काल था, चोल राजाओं का काल था, तो और पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मंदिर बनते थे वो कितने बहुत ही भव्य मंदिर बनते थे। तो महमूद गजनबी ने खासकर उन जगहों पर क्या है आक्रमण किया जहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर थे और या फिर जहाँ पर बहुत ही धन और दौलत इकट्ठा करके रखा हुआ था। इन नगरों में कौन कौन से नगर थे? तो प्रमुखतः कौन कौन से? मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ। कौन कौन से? मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए क्या था? काफी प्रसिद्ध था। और सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली क्योंकि क्या होता है कि उसके आगमनों से सामान्य जनजीवन जो है वो प्रभावित होता था। समकालीन इतिहासकार जो थे मतलब उस टाइम के जो इतिहासकार थे उन्होंने महमूद के भारत आक्रमणों का उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद जो है भारत में इस्लाम धर्म की को प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसी टाइम के कुछ ऐसे भी इतिहासकार थे उनका मानना था कि महमूद का उद्देश्य जो है इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठा करने में नहीं था बल्कि भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से क्या था कि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। तो चाहे कारण जो भी हो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा। तो महमूद का जो है आक्रमणों का प्रभाव भारत पर स्थायी प्रतीत नहीं होता है। उसने क्या किया कि भारत में कोई भी स्थायी राज बनाने का प्रयास नहीं किया। वो क्या क्या विजय अभियान के बाद धन लूटा और धन लूट कर वो गजनी वापस लौटता रहा। और भारत पर उसने इसी तरह 1010 से 1025 के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया। और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उन्हें क्या क्या पराजित किया। और इन आक्रमणों से क्या है कि बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने क्या था कि कई बार भारत पर चढ़ाई की तथा एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता रही। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद ने क्या कहा था कि महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में क्या किया था? योगदान दिया था। तो शाहनामा जो था एक महाकाव्य था। तो शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी से लगेगा कि ये किसी मेल फीमेल का नाम है लेकिन ये एक मेल ऑथर या मेल राइटर का नाम है। तो शाहनामा नामक महाकाव्य का जो लेखक फिरदौसी था वो महमूद गजनबी के ही संरक्षण में रहा। और उसी ने मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान जो थे अल-बेरूनी थे। तो अल-बेरूनी के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो उन्होंने क्या है तहकीक अल-हिंद नामक किताब लिखी थी।
तो वो भी कहते महमूद गजनवी के संरक्षण में ही कहते कि वह भारत आया था और उसने क्या है कि अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकात हिंद लिखी थी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया। मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, 150 वर्षों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। और इन आक्रमणों का नेतृत्व किसने किया कि गौर नामक एक जगह था। तो ये महमूद जो थे वो कहाँ के थे, गजनी के थे, इसलिए क्या महमूद गजनवी कहलाए। और एक और व्यक्ति थे उनके उसके आक्रमण के 150 वर्ष बाद गौर, उन्होंने कहा था वो गौर का शासक मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी मतलब उनका नाम मोहम्मद था और वो गौर के रहने वाले थे, इसलिए उसका नाम गौरी बन गया। और इस इच्छा केवल लूट मार करने की नहीं थी, बल्कि वो क्या कहता भारत को जीत कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता। और मोहम्मद गौरी के अभियान जो थे वो बड़े व्यवस्थित थे। उसने ये महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत जो है दूसरी भाग को नहीं जिता सकता। तो महमूद गजनबी का क्या उद्देश्य था कि वो सिर्फ धन लूटना चाहता था, इसीलिए जो भव्य मंदिर थे इस पे उसने आक्रमण किया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे वो सिर्फ धन नहीं लूटना चाहता था, बल्कि वो भारत पर कब्जा करना चाहता था, उसके शासन करना चाहता था। और उसने क्या किया कि उसने ये स्ट्रेटेजी बनाई और महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को जो है केंद्र बनाकर क्या है भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता है। तथा उसने भारत के क्या है कि विजय का केंद्र जो है वो पंजाब को बना। और पंजाब विजय के फलस्वरूप इसके राज्य की सीमा क्या है अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगे। तो उस टाइम पे दिल्ली का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। और जब वो पंजाब को जीता ना तो उसके अब राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली जो है उसका राजा पृथ्वीराज चौहान के सीमा से क्या है टच करने लगा। और तो इसी से क्या है कि दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो 1191 में 1191 ईस्वी में भटिंडा से निकट एक तराइन गांव है, तराइन नामक जगह है, और वहां के मैदान में प्रथम बार युद्ध हुआ। और प्रथम युद्ध में क्या हुआ, गौरी पराजित हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या था, बहुत ही मतलब क्या उसे कहते पराक्रमशाली था और वो उसके पास बहुत सेना भी थी, स्ट्रॉन्ग सेना थी। तो उसने एक ही पहला ही युद्ध में उसने क्या किया था, गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी भी क्या था कि हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जो राजपूत राजाओं की जो कमजोरी थी उसको पूरा स्टडी किया, है ना। और इसके बाद वो फिर दोबारा लौटा और उसने इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 में मतलब 1192 में फिर से लौटा। और उसी तराइन के जगह में क्या है द्वितीय युद्ध में उसने क्या पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। और जब सेकेंड तराइन वॉर हुआ, है ना, तब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और इतना बुरी तरीके से उसको हराया। और तो उससे क्या हुआ कि उत्तरी भारत में तुर्की राज्य का जो स्थापना था लगभग निश्चित हो गया। और गौरी के भारत पर आक्रमणों के बहुत ही दूरगामी परिणाम है। इसके फलस्वरूप क्या है कि दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। मतलब दिल्ली पे पहले पृथ्वीराज चौहान का वो शासन था, अब उसको हरा दिया गया तो दिल्ली पे तुर्कों का जो है वो शासन हो गया और उसको अब वो दिल्ली सल्तनत कहलाने लगी। और उसके बारे में अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हुआ उत्तर भारत की कहानी। अब हम लोग जो दक्षिण भारत है उसकी कहानी पढ़ेंगे। तो उन दिनों क्या है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी क्या होता है अनेक राज्य थे। यहाँ पे एक कॉलम में दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे कि एक नया शहर। तो राजेंद्र जो थे अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया और वहां से गंगा का पानी लेकर अपने नए नगर में इस पानी को रखा। और ये शहर जो है के नाम से जाना गया। इसका अर्थ चोल शासक का नगर जो गंगा से लेकर आया, अर्थात इसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। यानी कि इस शहर का जो नाम है गंगईकोंड चोलपुरम जो है वो रखा गया, गंगईकोंड चोलपुरम। तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य जो थे दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के राज्य क्या है सुदूर दक्षिण के राज्य थे। यानी कि कृष्णा नदी के उत्तर की जो साइड है उसको क्या है दक्षिण पथ के राज्य कहलाते थे, और कृष्णा नदी से दक्षिण के साइड में जो राज्य थे उसको सुदूर दक्षिण के राज्य कहलाते थे। और दक्षिण पथ के राज्यों में क्या कहते हैं राष्ट्रकूट और चालुक्य जो है वो प्रमुख थे। और इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे कि राष्ट्रकूट और चालुक्य कौन थे। और सुदूर दक्षिण के राज्यों में कौन कौन थे, जैसे चोल थे, चेर, पांड्य आदि प्रमुख थे। आधुनिक मदुरई का जो क्षेत्र है मतलब तमिलनाडु में जो है वो क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राजा था और आधुनिक केरल प्रांत में जो था वो चेर वंश का शासक था। चोल राजाओं ने क्या कहता है कि तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया और धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना दिया।
लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में कौन थे? विजयालय। यानी कि चोल शासन का जो शासक का जो कौन थे, उसको स्थापना किसने किया था, है ना? तो उसकी स्थापना किया था विजयालय ने। और विजयालय का टाइम पीरियड क्या था? 846 से 871 ईस्वी। और उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को क्या था, एक स्वतंत्र राज्य का शासक जो है वो घोषित किया। और चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा जो थे वो कौन थे? राजराज प्रथम थे। और राजराज प्रथम और उसका पुत्र जो थे राजेंद्र चोल, वो भी क्या था, एक उल्लेखनीय प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम थे, इनका टाइम पीरियड क्या था? 958 से 1016 ईस्वी तक। और वो एक कुशल सेना संचालक। उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। और राजराज ने उनकी जो उपलब्धि थी वो क्या है कि राजराज जो है दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था। मतलब वो क्या था कि एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। तो राजराज प्रथम क्या है कि वो सामुद्रिक विजय के लिए निकला। और उसने फिर क्या किया कि श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को है उसने चुनौती दी। किसने? राजराज प्रथम। अब राजराज प्रथम के जो पुत्र थे उनका नाम क्या है? राजेंद्र चोल है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड क्या है? 1014 से 1044। और राजेंद्र चोल जो थे अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और पराक्रमशाली था। उसने क्या है, एक विशाल जल सेना का गठन किया। और उसके दो युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। उसने 2 युद्ध लड़ा था और 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण। पहला तो एक वो था जिसमें क्या थे, उसकी सेनाएं क्या थी, पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करते हुए गंगा नदी तक पहुंच गई थी। और राजेंद्र का जो है दूसरा अभियान जो था श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। कहाँ गई थी? दक्षिण की तरफ, कि दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा देशों और श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ था। और इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना दोनों का उपयोग किया था। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना। तो इस तरह राजेंद्र चोल को ही क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो गंगा नदी तक जो है सेना लेकर पहुंच गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चोल प्रशासन या चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चोल राजाओं के अनेक अभिलेख जो मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उससे उनकी शासन व्यवस्था की जो है वो जानकारी मिलती है। और राजा जो है राज्य में जो है सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए क्या है वो अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। उसके आदेश उसके आदेश को क्या बोला जाता था? वीरू वाक्य के लिए। उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। और जो राजा का आदेश होता था जिसे क्या जीरू वाक्य केल भी कहते हैं, उसका जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता था वो उसको क्या असिस्टेंट जो होता था लिख लिया करता था। और वही सब इंस्क्रिप्शन आज हम लोग को एज एविडेंस मिल रहा था। तो कुछ अधिकारियों के जो है उसमें नाम भी मिलते हैं, है ना? जो लिखता था उसमें से कुछ अधिकारियों के भी नाम मिलते हैं। इसमें से जो है कुछ बहुत खास है, इसको हम लोग करें, जिसमें ओलय नायकम, जिसका ओलय नायकम अब क्या होता था? प्रधान सचिव। पेरुंदरम प्रधान कर्मचारी। और शिरुत्तरम निम्न कर्मचारी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे। पहला तो है क्या है कि ओलय नायकम प्रधान सचिव, पेरुंदरम प्रधान कर्मचारी और शिरुत्तरम निम्न कर्मचारी। ये सब उल्लेखनीय है, वो महत्वपूर्ण है। और इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने जो है सुसंगठित नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस का जो है वो विकास किया था। संपूर्ण चोल राज्य को क्या है? राष्ट्र कहा जाता था। और प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र को इकाई में विभक्त किया गया, जिसे कहते हैं मंडलम। यानी कि प्रशासन की सुविधा हेतु क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र को कई इकाई या यूनिट में जो है उसको डिवाइड या विभक्त किया गया था। और इसको क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। तो राष्ट्र को कितने राज्य को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। और राष्ट्र को किसमें बांटा गया था? मंडलम में। और प्रत्येक मंडलम को किसमें बांटा गया था? कोट्टम, जिसे कमिश्नरी कहते हैं। और प्रत्येक कोट्टम को जो है नाडु यानी कि जिला में बांटा गया था। और पुनः नाडु को जो है यानी कि जिलों को कुर्रम तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। और मंडलम का प्रधान तो राजवंशी होता था, लेकिन कोट्टम, नाडु और कुर्रम के जो अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे। और सभी जो अपने क्षेत्र की गतिविधि की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि सबसे पहले क्या होता था? मंडलम। उसके बाद क्या होता था? कोट्टम। इसके बाद नाडु। और नाडु के बाद फिर क्या होता था? कुर्रम, है ना? तो ये तो और उसमें क्या होता था कि इस क्षेत्र की जो भी गतिविधि होती थी, एक्टिविटी होती थी, उसकी सूचना जो है इंफॉर्मेशन वो अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। आगे हम लोग, ये तो हो गया कि मेन जो चोल का एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब इसका जो ग्राम शासन है वो कैसे चलता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसे चलता था, उसके हम लोग पढ़े थे।
तो गांव का जो स्थानीय शासन था चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में क्या था कि शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों द्वारा ना कर स्वयं क्या है गांव वालों द्वारा ही किया जाता था। तो यहाँ पे क्या है 3 प्रकार की जो है ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। तो 3 प्रकार का जो है ग्राम सभा क्या कहता था, पहला तो था उर्व, दूसरा है सभा और तीसरा है नगरा। तो उर्व क्या था, ये सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। दूसरा सभा या महासभा जिसमें गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा जो है उसको किया जाता था। और तीसरा जो था नगर, जिसे कहता है कि व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। तो ग्राम सभा का शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी। और जैसे सामान्य प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति। तो क्या क्या समिति होती थी, सामान्य प्रबंध समिति, जनरल मैनेजमेंट, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति और लेखा जोखा समिति। और समिति को क्या कहा जाता था, समिति को वरीयम कहा जाता था। और इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा जो है अनेक कार्य करती थी, जैसे मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख, व्यापार की सुविधा के लिए राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत, सिंचाई, सफाई आदि। और सभा के सदस्यों का भी चुनाव जो है वो लॉटरी द्वारा किया जाता था। और समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं जो है वो निश्चित की गई थी। इसकी जानकारी जो है उत्तर मेरू के अभिलेख से मिलती थी। तो चोला का जो शासन का जो था जानकारी, जो वो हमें क्या है उत्तर मेरू एक जगह है, वहां से एक इंस्क्रिप्शन मिला है और बहुत ही फेमस है। तो उत्तर मेरू के अभिलेख से हमें जो है चोला के साथ जो ग्रामीण शासन है वो और शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी मिलती है। आगे हम लोग अभी जो उत्तर मेरू अभिलेख में क्या लिखा है उसके थोड़ा सा कॉलम में पढ़ेंगे वो क्या है इसमें। तो तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता में क्या है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से क्या है भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए और उनकी उम्र क्या है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और जिसने अपने अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराए हैं वो क्या है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये क्या है कि उत्तर मेरू अभिलेख में जो है सदस्यता बनने के लिए इच्छुक लोगों की एलिजिबिलिटी लिस्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भव्य मंदिर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि चोल साम्राज्य के टाइम पे बहुत सारे भव्य मंदिरों का है वो निर्माण हुआ। तो अब उनके बारे में जानते हैं। तो चोल साम्राज्य और उसके जो है शासन व्यवस्था उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लें। तो हम लोग ये भी जान लें कि इस साम्राज्य के शासक जो है अपना ज्यादा समय जो है वो युद्ध में ही बिताते हैं। ऐसा हम लोग क्या है सोच सकते हैं उसके बारे में पढ़कर, लेकिन ऐसा नहीं था। चोल राजा तो युद्ध में व्यस्त रहते थे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर भी बनाए गए। उसमें से एक है, तो यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं कि ये क्या है बृहदेश्वर का मंदिर या फिर तंजावुर का मंदिर भी कहा जाता है। तो उसमें क्या था, और एक दूसरा मंदिर है जिसे गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर भी कहा जाता है, वो भी फेमस है। तो 2 मंदिर जो है बहुत फेमस है, एक तो बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगई कोंडचोलपुरम का। और ये मंदिर जो स्थापत्य और मूर्ति कला का जो है सुंदर प्रस्तुति है। इन मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ जीवन की अन्य गतिविधियां भी चलती थी उस टाइम पे। चोल शासकों के काल में राजाओं, व्यापारियों तथा धन्य लोगों द्वारा मंदिरों को काफी मात्रा में सोना, चांदी एवं बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने लगे थे, जिससे मंदिर के कर्मचारियों, जिससे मंदिर के लिए काम करने वाले जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। और इन कर्मचारियों ने उनकी सेवा के बदले अनाज तथा बाद में भूमि भी दी जाने लगी। और मंदिरों द्वारा भूमि हस्तांतरण करने के कारण मंदिर की जो है आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। यानी कि मंदिरों को दान में जो है वो बहुत भूमि भी मिलने लगी थी, जिससे क्या है कि मंदिर में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से क्या है किसानों की परेशानी बढ़ी। और इसके साथ ही क्या है कि केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था जो है और भी मजबूत होती चली। चोल राज्यों का मंदिर जो है वो सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। तो मंदिरों का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी था कि मंदिर जो था वो सामाजिक कार्यों का जो है वो केंद्र भी होता था। और उत्सव और धार्मिक त्योहारों पर क्या आसपास के क्षेत्र के लोगों का एकत्र होने का जो स्थान होता था वो क्या होता था कि मंदिर ही होता था। और मंदिर में ही ग्राम सभाएं जो है अपनी बैठकें किया करती। मंदिर के प्रांगण में ही क्या है कि विद्यालय भी लगता था और आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते थे।
और इन्हीं विद्यालयों में जो है पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी जाती। आगे क्या है, कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि चोल प्रशासन ने जो है कृषि और सिंचाई पर समुचित ध्यान देकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि भी क्या है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त क्या है कि चोल सम्राटों ने जो है जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार किया। और उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई में प्राकृतिक साधनों का अभाव था। और इस समस्या का समाधान के लिए सिंचाई में क्या है कि अन्य कृत्रिम साधनों पर काफी बल दिया गया। समकालीन स्रोत मतलब उस टाइम के जो भी हम लोग को स्रोत मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, मतलब तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि सिंचाई के साधनों की जो है रक्षा एवं विस्तार को पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता था कि बहुत ही नेक काम है अगर कोई सिंचाई के साधनों की रक्षा करता है या फिर उसको विस्तार में योगदान होगा। तो यहाँ एक ऊपर चित्र देख सकते हैं, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार का चित्र है। हाल से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह का इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। और इससे क्या है कि इस पानी से फिर क्या है कि खेत सिंचे जाते थे। और सिंचाई के लिए क्या है कि और भी बहुत सारी अब पद्धतियां जो है वो अपनाई जाती थी। उस समय क्या था कि सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय जिसमें जल द्वार हो और कुओं का जो है इस्तेमाल होता था। वर्षा के जल को क्या है कि बड़े बड़े तालाबों में जो है वो एकत्रित किया जाता था और तालाब के जल को जो है खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। तो यहाँ एक है कॉलम कि अणिकट जो है, अणिकट जो शब्द है ये सब क्या है कि तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है। अरणी का मतलब होता है कि बांध और कट्टू का अर्थ होता है निर्माण। तो चोल शासकों के समय क्या है कि कावेरी नदी पर जो है महाअर्णिकट और कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास। तो कावेरी नदी पर क्या है कि एक महाअर्णिकट बनाया गया था। इसका मतलब है कि बांध का निर्माण किया गया था और ये कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का पहला या प्रथम प्रयास। तो बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध और अणिकट भी होते थे जो राज्य के क्या है कि नियंत्रण में थे। और अब जरा गौर करेंगे कि सिंचाई के कार्यों में योजना जो है वो जरूरत होती है। तो जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इस पर ध्यान देना कि पानी का बंटवारा कैसा हो। तो ज्यादातर शासकों व गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में जो है सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तालाबों की देख रेख करना ग्राम सभाओं का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य। तो अभी हम लोगों ने ये क्या है चोल वंश के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़े कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत, तो अब लोग दक्षिण भारत पढ़ लिया, अब हम लोग पूर्वी भारत के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल में का जो एरिया था इसमें क्या है कि पाल वंश का उल्लेख हुआ। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जिसका चयन क्या है स्वयं वहां की जनता ने किया था। और गोपाल के बाद जो है जैसे कि धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल जैसे अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि कई राजाओं ने क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे केंद्रीय सत्ता बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश की। और संभवतः बिहार का मुंगेर जो है इन पाल वंशों की जो है राजधानी थी। तो यहाँ पे एक चित्र ले सकते हैं, ये अवलोकितेश्वर यानी कि विष्णु का ही एक चित्र है, मूर्ति बना हुआ है। आगे और हम लोग पढ़ेंगे कि पाल शासकों का जो काल था इसमें कला कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए बहुत ही विख्यात है। और यहाँ हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदानों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूर्ति कला की जो एक विशेष शैली है जिसे भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली भी कहा जाता है। तो इसमें क्या इसका जन्म इसी समय पे हुआ था। और नालंदा, बोध गया, कुर्तिहार जो था एक कला के केंद्र बन गया जहाँ प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक ब्लैक पत्थर पे, ब्लैक स्टोन ग्रेनाइट में क्या है भगवान बुद्ध की जो है वो मूर्ति बनी। आगे क्या है कि पालकालीन मूर्तियां जो है तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। और इनमें से ज्यादातर क्या थी कि बुद्ध की मूर्तियां, ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। और पूर्वी भारत की जो है इस विशिष्ट मूर्ति कला में जो है काले या स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया जाता था। और इस शैली की मूर्तियां जो थी मुख्यतः पृष्ठशिला पटना पर उकेर कर बनाई गई है। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभा मंडल जो है वो अलंकृत नहीं थे,
लेकिन बाद में अलंकृत प्रभामंडल बनाया गया और साथ ही एक पृष्ठ शिखा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। और पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्रवाणी, बौद्ध देव आदि जो है वो प्रमुख है। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की जो है वो प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो ब्राह्मण देवताओं में भी कभी जो है सिर्फ बौद्ध की नहीं, ब्राह्मण देवताओं की भी मूर्ति बनी है और उसमें से प्रमुख है जैसे विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की भी प्रतिमाएं बनी थी उस काल में। और जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का भी प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में जो है एक सारी या सारण से प्राप्त अवलोकितसर और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध मैत्रेय की जो प्रतिमाएं हैं वो मुंगेर से प्राप्त मकर मुख प्रणाल आदि की जो है मूर्तियां प्रमुख है। यानी कि पटना म्यूजियम में क्या है, एक सारी या सारण से प्राप्त अवलोकितसर की मूर्ति है और भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमा है। जबकि मुंगेर में से प्राप्त हुआ था माकर मुख जो है प्रणाल आदि जो है ये भी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इसे क्या है हम लोग आज भी पटना म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। और पाल शासकों के समय कई महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों की भी स्थापना हुई थी। तो प्रथम शासक जो था गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदनपुरी जो है, जो कि आजकल क्या वर्तमान बिहार शरीफ का जो एक जगह है, उसमें एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। किसने? गोपाल ने। और धर्मपाल जो था गोपाल का सक्सेसर, आज के भागलपुर जिले में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और उसने जो है कुछ गांव नालंदा महाविहार को भी दान दिए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है उसको मिलाना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग अभी मिला लेते हैं कि सोमनाथ जो है, तो सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में है। पालमस कहाँ है? तो पालवन बंगाल में है। गोपाल, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक है। कन्नौज क्या है? तो कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष होता था कन्नौज के लिए। और मध्य भारत में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। तो आगे जो है ये चैप्टर जो है वो यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जो है इसका पार्ट 1 है वीडियो का, आप इसमें जाके देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।